हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले कादिर बंदुकेल साहब, बिलावल भुट्टो साहब को बात ना करने का मौका नहीं मिल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था, तब वो स्पीकर साहब के आगे आ गए थे। अब एक बार फिर इसी तरह के मामला हो रहे हैं, शोर शराबे का आगाज हो गया। बात जरा मुझे जल्दी से बता दें, ऑपोजिशन तो ये दिखाने की या ये समझाने की कोशिश कर रही है कि गलती हो गई है, लेकिन गलती कहाँ नहीं हुई है, कौन लोग नहीं आए, जरा उनके नाम बता दें। असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं मिले। नवीद कमर जो है वो बीमार हैं, वो नहीं आए। परवेज मलिक की, जिसे नईम अशरफ भट्ट ने बताया कि उनकी नशिस्त खाली है। इसहाक डार की नशिस्त नहीं है। फिर यूसुफ खातून है, वो भी बीमार है, वो भी नहीं आए। इस तरह कुछ ऐसे अराकीन हैं जो गैर हाजिर हैं आज के इजलास में, और हम डिफरेंस देख सकते हैं कि 221 और 203 मुखालफत है और 221 हक के अंदर है। तो ये आसान टारगेट है हुकूमत के लिए। शेख रशीद साहब के बड़े भाई की डेथ हुई है, लेकिन वो भी इस वक्त राशिद शफीक पार्लियामान में मौजूद है, सिर्फ इसीलिए कि वोटिंग के अमल के अंदर हिस्सा लिया जाए। तो 221 और 203 का डिफरेंस है। बाबर अवान ने तरमीमी बिल पेश किया, ताज हैदर ने इसको पॉइंट आउट किया, गिनती को चैलेंज किया, लेकिन बिल आखिर जो बिल है वो मंजूर हो गया 221 और 203 के डिफरेंस से। कुछ ऐसे अरकान हैं जो नहीं आ सके, जैसे मैंने आपको कुछ नाम बताए, वो अपोजिशन की तरफ से आज के इजलास में शिरकत नहीं कर सके, कुछ बीमारी की वजूहात और कुछ और वजूहात की वजह से इजलास में नहीं आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ और वजूहात की वजह से इजलास में नहीं आया। अदनान आदिल साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहूँगी, ये जो दोबारा और गलती का इजहार किया गया और कहा गया कि दोबारा गिनती करवाई जाए, क्या ऑपोजिशन खुद डगमगा रही है? क्या उनको खुद वाकई नहीं पता था कि नंबर्स पूरे नहीं है हमारे पास, लोग हमारे नहीं आए, 16 लोग नहीं आए? चलें, कुछ तो ऐसे नाम हैं जो इस मुल्क में नहीं है, कुछ एक दो बीमार हैं जो कोविड का शिकार हुए हैं, लेकिन बाकी लोग 16 लोग अदनान साहब नहीं आए आज। जी, ऐसा अक्सर होता है कि अपोजिशन के बहुत से लोग हुकूमत से जो हैं वो मुराद लेते हैं, खुफिया तौर पे उनके ताल्लुकात होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स लेने होते हैं, अपने काम कराने होते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी हुकूमत के साथ कि हम एक अहम मौके पे गैर हाजिर हो जाएंगे ताकि आपको हाउस चलाने में आसानी हो, और इसी वजह से वो लोग नहीं आए हैं। और ये इनका था कि 213 इनके अरकान हैं जो इनको वोट देंगे अपोजिशन के, और हुकूमत को 221। तो हुकूमत के तो पूरे हैं, अब इनके जो लोग हैं वो उनमें से मेरे ख्याल में 10 लोग कम हैं, और हो सकता है कि 4-5 ऐसे लोग हों जिनके बारे में बिल्कुल ठीक। अदनान साहब अब देखिए, ये तहरीक तो मंजूर हो गई, वोट्स तो ज्यादा हो गए, हुकूमत के हक में चले गए। अब जो बिल्स आ रहे हैं ये, इनसे क्या क्या तब्दीलियां आ जाएंगी, क्या क्या बदल जाएगा? सर जरा ये बताइएगा। दो तो बहुत अहम बिल हैं जो पाकिस्तान की कौमी सियासत पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होंगे। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट मिलने का जो बात है, अगर ये हक उन्हें दे दिया गया तो 80-90 लाख लोग हैं, चलें अगर उसमें से 20 लाख लोग भी वोट डाल दें तो कम से कम 40-50 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे हैं जिनके ऊपर असर पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ जो है वहाँ ज़्यादा मकबूल है ओवरसीज पाकिस्तानी में, इसीलिए अपोजिशन नहीं चाहती कि उनको वोट का हक इस तरह दिया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगले इलेक्शन में इससे उन्हें अपोजिशन की पार्टियों को नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। दूसरा जो बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल का है। देखिए, इंडिया में 90 करोड़ वोटर हैं, वहां पे 4 जनरल इलेक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो चुके हैं। अमेरिका में 16 करोड़ वोटर हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट डाले जाते हैं। ब्राजील में 14.5 करोड़ वोटर हैं, वहां ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ यूरोप के मुल्कों ने इसका इस्तेमाल तक किया है क्योंकि वहाँ वोटर ही थोड़े होते हैं। तो जिन मुल्कों में, पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, यहाँ पे अगर ये मशीन इस्तेमाल होती है तो इंडिया की तरह हमारा भी टर्न आउट ज़्यादा होगा। इंडिया में पिछली बार 65% टर्न आउट था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से आसानी हो जाती है वोट डालने में और उसे काउंट करने में। तो ये एक बहुत ही अहम बात है। लेकिन जैसा कि पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सा मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट की क्या राय होती है। आमतौर से तो ये बात है कि पार्लियामान की बात है, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास हुआ है, उसकी वाज़ेह अक्सरियत ने ये कानून पास किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल होगा कि वो इसको टर्न डाउन करे, इसको मुस्तरद कर दे इस फैसले को। लेकिन बहरहाल एक अदालती जंग जो है उसकी हम तवक्को कर सकते हैं। सर, और हिकमत
अमली गालिबन आगे की हिकमत अमली इनकी यही थी, इसी वजह से उन्होंने फिर अपनी तकरीर में इस बात का इजहार भी कर दिया ना कि अगर ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो फिर हम इसको अदालत पे चैलेंज करेंगे और आइंदा इसके बाद जो इंतखाबात होंगे उसको नहीं मानेंगे। हालांकि जो इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी गई है उनमें बड़ा गालिबन वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर होंगे और ये 2023 के इंतखाबात के लिए भी नहीं है, ये आगे के लिए है। खालिद साहब, मैं सही कह रही हूँ सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक चीज़ जो है वो अदालत में चैलेंज किए जाने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो रमज़ान अदनान आदिल साहब